नमस्कार, मैं हूँ मुदित। जैसे कि मैं सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना एनालिसिस देता हूँ, वैसे ही हम लोग 3 दिन से 4 दिन से लगभग मान लीजिए बीपीओ सेक्टर के बाहर अपना समय गुजार रहे हैं। बीपीओ सेक्टर के अंदर चलने वाली नेगेटिव और पॉजिटिव बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा जानेंगे कि बीपीओ सेक्टर के अंदर कितने आवर्स की वर्किंग होती है, इनको सैलरी कितना मिलता है, और ये छोटे छोटे गाँव से, शहरों से, अलग अलग जगह से आके बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं, और जॉब के अंदर में जॉब करने के बाद क्या स्थिति होती है, इस स्थिति को भी हम समझेंगे। मेरे आसपास बहुत सारे बीपीओ हैं। लगभग आप मान के चलिए ना कि अप्रॉक्स मान लेते हैं 10,000 के आसपास का इन लोगों का कुछ सैलरी होता है। उस 10,000 की सैलरी के अंदर कम से कम 3,000 रुपीज़ का रूम और 3,000 रुपीज़ का फूड अनाउंस इनका जाएगा अलाउंस। तो अगर खाने में 3,000 रुपये बच्चा खर्च करेगा और कमरे का 3,000 रुपये बच्चा खर्च करेगा, 6,000 तो इनकी सैलरी में से यहीं चले गए हैं। उसके बाद में 4,000 रुपये बचे हैं, जिस 4,000 रुपये के लिए ये महीने भर में 8 घंटे के लिए इन लोगों का ड्यूटी टाइम होता है। तो मेरे साथ में एक्स एम्प्लॉय भी हैं आज बात करेंगे हम राज प्रताप मंडल से। तो मैं आपको इसके अंदर की जितने भी फैक्ट हैं, ये इनको 4 साल का तजुर्बा है अलग अलग बीपीओ कंपनीज़ में, सेक्टर्स में काम करने का। तो मैंने इनको पूछा कि प्लीज़ मुझे डिस्क्राइब करो कि इस पेमेंट के अंदर सर्वाइव कैसे करते हो, तुमको फैसिलिटी के तौर पे कंपनी से क्या मिलता है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय के तौर पे बच्चों के साथ गलत हो रही है। तो इस विषय पे चर्चा करेंगे हम राजकुमार मंडल जी के साथ। आ जाओ राजकुमार। नमस्ते। नाम तो आपको पता होगा। अरे क्योंकि कल वाली स्टोरी नहीं, आज नई स्टोरी है। आज वाली ये। हाँ, तो नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे भोपाल शहर में जो आसपास में जो बीपीओ सेक्टर है, मेरे को लगभग वहाँ पे अलग अलग बीपीओ सेक्टर में 4 साल काम करने का अनुभव है। तो हम नॉर्मल डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ऐसा इशू है, ये बच्चे बहुत सर्वाइव करते हैं, क्योंकि मैं भी उस जगह से निकला हूँ। तो भैया ने बोला कि ये एक सोशल इशू है, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, तो मुझे इसकी डिटेल्स बताओ। तो मैंने वही डिटेल्स बताई, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहले हम आते हैं बीपीओ सेक्टर पे। तो पहले मैं चाहूँगा कि भैया आप मुझसे कुछ क्वेश्चन करो, तो उसके बाद अगर उसमें कुछ छूटता है तो वो मैं अपनी तरफ से ऐड कर लूँगा। स्टार्टिंग से अगर एज कोई बॉय या गर्ल बीपीओ सेक्टर ज्वाइन कैसे होता है, वहाँ से। क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है बीपीओ सेक्टर में? क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर रनिंग हो, उस बेस पे मतलब जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब बीपीओ सेक्टर किसी पर्टिकुलर कोई एक कंपनी का नहीं होता है, एक थर्ड पार्टी का होता है। उसमें कंपनियां उनको टेंडर देती है, तो जो कंपनी के मतलब ओनर की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे तो 10वीं पास भी चलेगा, मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, तो उस हिसाब से हायरिंग होती है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक। ओके। एजुकेशन के हिसाब से इसमें पे स्केल कहाँ तक जाता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है डिपार्टमेंट, या उन पोस्ट को क्या कहते हैं? जैसे अब किसी बच्चे का ग्रेजुएशन रनिंग है, अब रनिंग चल रहा है, तो उसको आप ये समझो कि 8,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी, क्योंकि रनिंग है, और वो उसका डेजिग्नेशन रहेगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है। उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा समय हो गया, 1 साल हो गया, तो उसका डेजिग्नेशन बढ़ेगा सीनियर एग्जीक्यूटिव। 8,600 इन हैंड, मतलब टोटल सीटीसी देंगे 10,000 की, पर उसमें आपका पीएफ और ईएसआईसी करके एक गवर्नमेंट मेडिकल सुविधा होती है, जिसका हॉस्पिटल रहता है, हिंदी में कहते हैं बीमा हॉस्पिटल। ओके। हाँ, उसका पैसा भी कटता है, उस पर भी टॉपिक पे बात करेंगे बाद में। तो एक तो 10,000 की सैलरी है ना, पीएफ आप काट लेते हो 884 रुपये, 884 वो पैसे हमारे हैं, बुरे समय में हमारे काम आएगा। ईएसआई आप काटते हो 431 रुपये, मतलब आप हमसे 431 रुपये काट रहे हो। उसके बाद कभी लॉगिन आवर्स कम रह जाए तो पे स्लिप में लिखा आता है कि शॉर्ट लॉगिन का इतना रुपए कटा, ऐसे करके बच्चे के हाथ में गिनती के आते हैं 8,600, अगर वो पूरी ईमानदारी से महीने के 26 दिन काम करे तो। और गलती से कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया तो वो सीधे 8,200 या 7,900
सीधे 400-500 रुपये। तो इतनी सैलरी आती है एक नॉर्मल सीनियर एग्जीक्यूटिव की। और उसके बाद उसके ऊपर होता है टीम लीडर। टीम लीडर के पास पूरी टीम होती है, उस बेचारे को भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, 10-11 हज़ार रुपये मिलते हैं। और उसके ऊपर होता है असिस्टेंट मैनेजर, उनकी सैलरी अच्छी होती है, उनके पास 10 मतलब बहुत सारे टीएल्स होते हैं, टीम लीडर। असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर होता है सीनियर मैनेजर, वो पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है। 4 डेजिग्नेशन है जो कि इस पूरे डेजिग्नेशन को ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। मतलब बीपीओ सेक्टर जो है वो एक शॉप है, उस शॉप पे काम करने वाला जो बच्चा है, प्रोडक्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव है। अगर एग्जीक्यूटिव कॉल नहीं लेगा, कॉल अटेंड नहीं होगा, क्लाइंट पैसा नहीं देगा, बाकियों की सैलरी भी नहीं होगी। इसलिए बीपीओ सेक्टर का जो कहते हैं उसको न्यू, वो एजेंट होता है, एक भाषा में उसको एजेंट कहा जाता है। और उसी एजेंट के साथ बहुत शोषा होता है। वो बेचारा कॉल लेता है, ये बहुत सारी लूप होल है, 3 मिनट में ही कॉल खत्म करना है। एक नॉर्मल सी बात है, आपने खाना ऑर्डर किया, आपका खाना आपके पास सड़ा आया, आपने फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपने खाना ऑर्डर किया, आपका खाना सड़ा आया, आपने टोल फ्री नंबर देखा, आपने डायल किया, वो कॉल कनेक्ट हुआ, बच्चा कैसे सेटिस्फाई करेगा आपको? आपने 300 रुपये का ऑर्डर किया है और आपका खाना खराब आया है। वो बच्चा जिसने आपका कॉल अटेंड किया, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे 3 मिनट में? वो 3 मिनट का बाउंडेशन रहता है कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब ये कंपनी का रहता है, इतने में कॉल खत्म करना। बेचारे बच्चे के ऊपर पहला प्रेशर। दूसरा प्रेशर, क्वालिटी भी मेंटेन करना है, कुछ पैरामीटर होते हैं उसको भी मैनेज करना है। और जो चीज़ ऑब्जर्व करके क्लाइंट हमें पैसा देता है कि आपने हमारे इस कस्टमर को सेटिस्फाई किया, तो उसमें ऑन कॉल उस बेचारे बच्चे को टैगिंग, मतलब हम उसको बीपीओ सेक्टर में टैगिंग बोलते हैं, आपकी भाषा में उसको लेखा जोखा बोलेंगे कि किससे हम तुमको पैसा दें, तो वो लेखा जोखा। मतलब वो बेचारा बच्चा, उसको 8 घंटे लॉगिन करनी है। 8 घंटे लॉगिन मतलब ये नहीं कि बैठा है वो, लॉगिन का मतलब 8 घंटे कॉल पे बात करना है, उसके बाद उसको मेंटेन करना है, 3 मिनट में कॉल ख़त्म करनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, और उसके बाद क्वालिटी मेंटेन करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। ये सब करने के बाद बेचारा बचता है, तब जाके कॉल ख़त्म होता है। इन बच्चों का एज ग्रुप क्या होगा? ये बच्चे आप एज ग्रुप बस मेरा पूछना इसलिए ऐसा हो गया कि 10th बेस भी वहाँ पे है, हाँ, कई बच्चों की एज बहुत कम है, उसी समय में मतलब वो एजुकेशन से भी वंचित हो गए। हाँ। 8-9 घंटे के लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, और जितना भी समय उनने इसको दिया है, यानी पर्टिकुलर ये टाइम तुमने यहाँ दे दिया, और उसके बाद बंदा रात को सोएगा तो सही, हाँ। तो उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके और हमारे पास हैं। तो उसकी दिनचर्या में से आगे सीखने की कोई कहानी तो उसकी ख़त्म हो गई। अब वो एक फ़ोन वाली दुनिया में ही उलझा हुआ है, वो उसी काम को कर रहा है, और उसमें आगे बढ़ने का ग्रोथ दूर दूर तक कुछ है नहीं है ना। बस और बताओ। और उसमें मोस्टली बीपीओ में आप किसी से भी बात करोगे, कोई नहीं बोलेगा फ्यूचर बनाना। मैंने भी काम किया है 2 साल, तो मैंने 2 साल काम किया, क्योंकि बीपीओ सेक्टर में मैं न्यू, मतलब बीपीओ सेक्टर वही बच्चे फ्रेशर ज्वाइन करते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना आ जाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाए, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, ये सोच के अटेंड करते हैं। 6 महीने, 1 साल बाद समय, मतलब किसी को अच्छा लगने लगता है, कुछ स्कोप दिखता है कि हाँ यहाँ पे 100 बच्चे हैं, उनमें मैं टॉप 10 में आता हूँ, तो मेरा आगे कुछ हो सकता है, वो बच्चे रुकते हैं। वही सोच के 2 साल टिके। उस 2 साल में हमने ये देखा कि ये सब वो था। इसके बाद अगर आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, तो आपसे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो बेचारे नए बच्चे आते हैं, उनको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है, जैसे कि हमें HR इंडक्शन, जब हम ज्वाइन होते हैं तो हमें HR इंडक्स करता है कि हमारी कंपनी के ये रूल्स हैं, ये CLPL, आप हमारे CLPL रखते हो, है ना। हमारे CLPL 90, मतलब मार्च टू मार्च है। हमारे इस साल के जो CLPL है वो 31 मार्च को लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसको यूज़ करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आता है हमारे टीम लीडर का। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप मेल ट्वीट ये सब कर लो, तो उसके बाद तो उसको मालूम है कि ये बच्चे को प्रोसेस पता है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। पोक नहीं करूँ।
है ना। लेकिन अगर उस बच्चे को पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है इससे बचने हाँ, का, जो भी चीज़ हो रहा है उसके साथ वो भी हाँ, एक तरीके का तो वो social बेचारा, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो 101 टेम्परेचर में आके कॉल ले रहे हैं, क्योंकि टीम लीडर को प्रेशर कौन कर रहा है? असिस्टेंट मैनेजर, कि मुझे इतने की स्टाफिंग चाहिए आज, है ना। जैसे 10 बच्चे हैं, आपने कहा मुझे 80% की स्टाफिंग चाहिए, अब आपके कोई 2 बच्चे छुट्टी पे हैं और कोई एक बीमार हो गया, तो आपकी आ गई स्टाफिंग 70%। तो आप उन 3 में से किसी एक को कन्विंस करोगे, बाकी 2 तो एटीट्यूड में बोलेंगे सर एक ही वीक ऑफ मिलता है, वो तो मैं आऊँगा नहीं। तो आप लेते कि जिसकी सभी मतलब फीवर है, वो बोल रहा है कि मेरे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने मुझे बताया, मुझे सुबह बॉटल चढ़ी है, मुझे शाम को भी लगवाना है। अरे बेटा आप आओ, हम आपको एक गोली खिलाएंगे। और उसके बाद अगर वो वहाँ आता है और इन भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो वहाँ से कुछ नहीं करेंगे, वो सब अपने अपने जैसी यथास्थिति है उसको छोड़ दिया जाएगा उसी में। CLPL का कोई यूज़ नहीं। मेडिकल इशू में कोई भी आप बड़े से बड़ा आप कहीं से भी हॉस्पिटल से लिखवा के लाओ, अगर उसको मतलब उस बच्चे को नॉलेज नहीं है तो वो उसको सैलरी डिडक्ट कर देते। बच्चा डरता क्यों है? 8,000 की सैलरी कर रहा है वो, उसमें भी डिडक्ट होगा तो वो घबराहट के मारे आ जाता है कि नहीं यार 8,000 में सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, 4 दिन की सैलरी और कट गई तो कैसे सर्वाइव करूँगा। ये उसमें होता है। इसमें 2 प्रोसेस होती है। इसमें एक होता है जब हम कॉल मतलब उठाते हैं और एक हम करते हैं। तो मोस्टली ये जो होता है कॉल आने का होता है, इसको बोलते हैं इनबाउंड। जो करते हैं उसको बोलते हैं आउटबाउंड। आउटबाउंड में कोई प्रेशर नहीं रहता, इनबाउंड में बहुत प्रेशर रहता है। तो ये उसका मेन इशू है कि किसी लड़की से गलती हो जाए, होते हैं इंसान, उसे एक दिन में 200 कॉल अगर कोई अटेंड करेगा तो एक आध कॉल में गलती होगी। क्वालिटी ऑडिटर होते हैं जो गलती ढूंढते हैं, वो उसको एस्केलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई गलती हुई किसी चीज़ का, जैसे आपने कोई चीज़ परचेस करी, मैं आपका कॉल अटेंड किया, मैंने आपको उसका रेट बताया 200 रुपये, पर मैं भूल गया कि मेरे को ये भी बताना था 200 रुपये प्लस GST, है ना। 200 रुपये प्लस 18 रुपये बोलना भूल गया, तो वो मेरी गलती है। अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे पूरे फ्लोर पे अगर 150 बच्चे उस टाइम पे लॉग इन है, 150 बच्चों से ब्रेक लगवाना है एक एक करके, उनसे ये बोलना है कि मेरे पास एक कॉल आया था और मैं उस पर GST नहीं बोल पाया, आप नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप बताओ 150 बच्चों के सामने उसको 150, उसकी लॉगिन भी गई, 8-9 घंटे की स्टाफिंग है, 1 घंटे का ब्रेक, 8 घंटे लॉगिन। वो बच्चा वहाँ पे 13-13 घंटे रुक के जाता है क्योंकि आपने उसको 3 घंटे तो फ्लोर पे घुमाया। और कभी किसी से कोई गलती होती है तो ऐसा नहीं होता आपकी गलती हो गई हो गया, हाँ बैठिए, पहले टीम लीडर आपको समझाएगा, वही चीज़ फिर असिस्टेंट मैनेजर समझाएगा, वही चीज़ फिर सीनियर मैनेजर समझाएगा, वही चीज़ वो फिर डाइवर्ट करेगा HR के पास, फिर HR बोलेगा, फिर HR रिटर्न में लेगा कि आप एक अपोलोजाइज लिख के दो। उसके बाद वापस आप फ्लोर पे आओगे, आपको लॉगिन नहीं करने दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा एक एक बच्चे के पास जाओ, ये गलती डिस्क्राइब करो। ये होगा लड़का। लड़के तो होते ही बेशरम है, मतलब 200 क्या 200-300 से बुलवा लो। लेकिन यहाँ पे बेचारी लड़कियाँ बहुत बुरी हैं, लड़कियों से लिखवाया जाता है क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर हम लड़की को फ्लोर पे घुमाएंगे और किसी ने एक FIR कर दी तो कंपनी जो टीम लीडर है वो भी सबके ऊपर आएगा। हाँ, तो लड़कियों से सिंपल रखा जाता है, आप एक पेज लो और 200 बार लिख के आओ कि मैंने GST नहीं बताया था, मैंने GST नहीं बताया था। जो भी मिस्टेक की है उस मिस्टेक को 100 टाइम और 200 टाइम जो भी मतलब वो बताएंगे, वो आपको रिटर्न में मेंशन करके देना है। बच्चे में यहाँ पे बहुत मतलब फियर में रहते हैं कि यार इतनी मतलब रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, गांव से आए हैं, माँ बाप पैसे भेजने की स्थिति में नहीं है, भेजते हैं 2-3 हज़ार रुपये, कॉलेज की फ़ीस, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, बेचारे सोचते हैं कि जो हम कमा रहे हैं हम उसी से पढ़ लें तो आगे हमारा भविष्य बन जाए। तो ये सोच के मैं खुद ये सोच के बहुत चीज़ों को नेगलेक्ट किया था मैंने। फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और यहाँ भविष्य भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कोई बच्चा अगर कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है अभी मतलब अभी अगर आप ज्वाइन हुए हो, आप 12 साल नहीं 20 साल भी यहाँ जॉब करोगे, उसके बाद बाहर निकलोगे कहीं पे रिज्यूम दोगे, वो आपको फ्रेशर ही काउंट करेगा। ये चीज़ मैंने भोगा है। चलो ये तो हुई बच्चों की मिस्टेक की बात। लड़कों को क्या करना है, फ्लोर पे घूमना है, सॉरी बोलना है और अपनी जानकारी देनी है। लड़कियों को रिटर्न में देना है। ईमानदारी से मुझे बताओ, इस पूरी प्रोसेस के अंदर में किस व्यक्ति का जो इनकी डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से उनका काम क्या है और वो क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं,
एक्चुअल में वो उनका काम है, हाँ। लेकिन वो नहीं कर रहे करते हैं। वो उस चीज़ में किसका शोषण हो रहा है? तुम्हारा। वो जो शोषण कर रहे हैं, उस शोषण को डिस्क्राइब करो कि ये काम तो अगर मैं कहूँ कि एचआर का था, लेकिन हाँ। एचआर का काम करके बैठ के बच्चे कर रहे हैं या उनका जूनियर हाँ। कर रहा है, उसको छोड़ के अगर एचआर कह दे मैं आता हूँ तुमको ये काम करना है, तो तुम तो उस जगह बोल भी नहीं सकते कि मैं सर आपका काम नहीं करूँगा। शोषण तो ये भी है। शोषण। इसको बताओ मुझे। इसमें जो हम हमें एम्प्लॉय कहा जाता है, हाँ, हम एम्प्लॉय हैं। हमारे लिए एक डेस्क बनी होती है जिसको पहले कहा जाता है ईआर। ओके। ईआर एम्प्लॉय रिसोर्स, ठीक है। अगर ईआर ने आपकी बात नहीं सुनी तो वो डाइवर्ट होता है एचआर के पास, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद वो होता है, जैसे कि मैं आज फॉर एग्जांपल मैं आज बीमार हो गया, मैंने अपने टीएल को कॉल भी किया, मैसेज भी किया, तो टीएल ने कहा कि ठीक है आज का अलाउ कर दिया। फिर मेरी कल भी तबीयत ख़राब हो गई, मैं सुबह हॉस्पिटल में हूँ, मैंने फ़ोटो भेजी, फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोटो भेज दी, मैंने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, पर मेरा टीएल जो टीम लीडर है, मेरा जो टीएल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि नहीं आपको आना पड़ेगा, नहीं तो मैं सैलरी डिडक्ट कर दूंगा आपकी, मैं तो ऑफ को भी पीएल मतलब पेमेंट लॉस में डाल दूंगा। तो वहाँ से फिर मैंने वहाँ से ईआर को संपर्क किया कि जो भी है सर मैम मेरे ये इशू है, मैं आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आपका ये काम है, आपको सैलरी उस बात की मिल रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो चीज़ उनको डाइवर्ट करनी है। वो क्या करेंगी, ये सब आपस में मिले होते हैं, जबकि ऑपरेशन एक अलग डिपार्टमेंट है और एचआर अलग है। ऑपरेशन में वो आपस में बात करेंगे कि अरे नहीं मैम मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, जो भी है वो उसको नहीं करेंगे। बच्चा बेचारा अपनी तबीयत के पीछे परेशान है, वो डॉक्टर के पीछे घूमे कि मेल करें, तो वो उसके बाद फिर जाते हैं एचआर के पास, तो एचआर भी वो सब उनके मिले हुए होते हैं, आपस में बॉन्डिंग होती है, तो वो कुछ ऐसा मतलब लूप होल ढूंढते हैं। जैसे एक बच्चे ने एक दिन में 200 कॉल लिया, तो 6 दिन में कितने कॉल हुए? 1200। आप 1200 कॉल में मेरी एक गलती ढूंढने में आपको समय लगेगा अगर आप अच्छे से ढूंढो तो नहीं, तो वो फिर वो कॉल ढूंढे जाते हैं। ओके। कि हमने आपका एक कॉल पकड़ा है, हम ये कॉल को आगे एस्केलेट कर रहे हैं, हम आपकी नौकरी आपको तुरंत आपको नौकरी से रेस्टिकेट करेंगे, आप आके तुरंत कॉल लीजिए अभी। बच्चा अब वहाँ पे बच्चा गलत है कि नहीं है? एक दिन में 200 कॉल ले रहा है, 6 दिन में 1200 कॉल है, 1200 कॉल में तो एक कॉल तो मिल मजबूरी भी बड़ी गजब की चीज़ है ना। 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए किसी के साथ कुछ भी करवा कुछ सकते भी हैं। करवा सकता है। तो लड़की को तो जॉब से निकाल के करवाया जा सकता है। लड़कियों का लड़कियों का इशू हो तो लड़कियों का इशू अगर होता है तो यही सेम प्रोसेस, गलतियाँ। लड़कों को तो डराया नहीं जाता, तो लड़कों को क्या होता है, हम लड़के थोड़े बेशरम टाइप के, हाँ निकाल दो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। लड़कों को किया जाता है ZTP, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कि हम आपकी जो सैलरी है ना ये भी नहीं देंगे, हाँ हम आपकी सैलरी भी नहीं देंगे, हम आपका एग्जिट डेट भी नहीं चलाएंगे, आप PF भी नहीं निकाल पाओगे। और लड़कियों को ये है कि बोल देते हैं कि ठीक है आपका एक गलत कॉल मिला, आके लॉगिन कीजिए, नहीं तो हम आपको निकाल दे रहे हैं, आके रिटर्न में रिजाइन कीजिए। लड़कों के साथ ऐसा नहीं है, लड़कों को बोला जाता है कि हम आप नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं आपको, आपने आज इस महीने की हम आपकी सैलरी भी नहीं देंगे, होल्ड पे रहेगा, और उसके बाद जो आपका PF के लिए आपको एग्जिट डेट चढ़ानी पड़ती है वो हम चढ़ाएंगे भी नहीं यहाँ से। अब कैसे निकालोगे? PF ऑफिस जाओगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, PF ऑफिस वाले बोलेंगे जहाँ जॉब करते हो उन्होंने एग्जिट डेट ही नहीं डाली, हम कैसे आपका PF रिलीज कर दें? लड़कों को वो फाइनेंशियली लॉस करते हैं और लड़कियों को मेंटली कि हाँ ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ मैं आपसे कि जो डेस्क हम बैठते हैं, मतलब ये कॉज में लिखा है, जो भी BPO सेक्टर में जॉब करने वाला अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा या अभी करने का सोच रहा होगा, तो एक कॉज होता है उसमें, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उसमें एक कॉज होता है, उस कॉज को पढ़ना आप कभी ध्यान से, पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, वो 7 से लेके 9 के बीच में होता है, फिर आखिरी में उसको कंबाइन करके कितने बताया। पेज का है डिस्क्रिप्शन है जिसको पढ़ने की तुम बात कर रहे हो? वो मैं बता रहा हूँ ना, एंड में 7 एक ऐसा सिग्नेचर के ऊपर एक ऐसा होता है कि 7 से 9 तक की शर्तें मुझे मंजूर है। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर ज़्यादा पेजेस नहीं होते, तुमने कहा पढ़ नहीं पाओगे, जो भी जॉब कर रहे हो या कहीं भी एंटर कर रहे हो, पेपर्स को, डॉक्यूमेंट वर्क है ना जो, उसको उसके लिए समय दो यार, आराम से पढ़ो उसको,
जानो सही कि तुम कहाँ बैठे हो, किस चीज़ पे तुमने सिग्नेचर किया है, तुम क्या कर रहे हो। तुम उसको समय देने वाले हो, और जो लीगल इश्यूज होते हैं जिस पे तुमने अपना सिग्नेचर दिया है कि हम इनकी नियम व शर्तों को मानते हैं, और उसके बारे में तुम जानकारी नहीं रख रहे हो, तो ये अधूरा ज्ञान हाँ। तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। एचआर आपको डेस्क पे बिठाएगा, साइन कराएगा, बिल्कुल साइन करके वो कागज आपको ही देगा। आप उस कागज ठीक को है। उस तुरंत नहीं पढ़ सकते, आप घर पे जाके पढ़ो। आप जो डेस्क पे बैठ रहे हो, जो सिस्टम यूज कर रहे हो, उसका चार्ज भी आपसे ही लिया जा रहा है। वो कॉज को पढ़िएगा ध्यान से। जो पानी आप पी रहे हो, जो आप बार बार जाते हो ना बॉटल भरने आरओ के पास, उसका, और जो चेयर पे आप बैठे हो, जो आप चेयर पे बैठ के लॉगिन करते हो, ठीक है, और हेडफोन जो होता है, कुछ कंपनी हेडफोन का पैसा काटती है फर्स्ट सैलरी से, कुछ नहीं काटती है। जो काटती है जब छोड़ते हैं तो वो वापस मिल जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। पर कायदे से मेरे हिसाब से 8,000 में बच्चा आपके पास काम करने आया और आपका ही काम करने आया, और आप उससे हेडफोन के पैसे भी काट रहे हो। तुमने कब छोड़ा था ईयर? 2018 में। ये मैंने इसलिए पूछा कि हम 2024 की चर्चा कर रहे हैं, 2018 के अप्रॉक्स अमाउंट ये बता रहे हैं। मान लीजिए आज 2024 में हो सकता है कि जो सैलरीज हैं जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अप एंड डाउन हो कुछ, ये हमारा फिक्स नहीं है। हम इसके इशू और प्रॉब्लम्स पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। कि एटलीस्ट अगर आप बीपीओ सेक्टर के अंदर जुड़े हो या बीपीओ में जॉब करने जा रहे हो, तो आप गेन क्या कर रहे हो और इसमें मिलने वाला पेन क्या है, उसकी चर्चा हम आपके और साथ में आपके कर रहे rights हैं। क्या हैं? आप जानो उस चीज़ को, और इसके अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके खिलाफ लड़ने में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो निसंकोच किसी भी तरीके की हेल्प मांगो। तुम्हारा पीएफ अटका रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें आके बात करो। मेरा एनजीओ भी है, इसकी चर्चा मैंने मेरे कभी वीडियो में नहीं करी है, ठीक है। मैं तो मिनाल साइड घूमता ही रहता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ किसी प्रॉब्लम में रहो। तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, कंसल्टेशन फीस का बोर्ड भी नहीं लगा मेरे यहाँ पे। आप निराश हो, परेशान हो, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है, आप आराम से आओ, मैं वॉक करता हूँ, बातें करते हैं। बातें करते में जो सॉल्यूशन पॉसिबल होता है और उसमें मैं कहीं कुछ मदद कर सकता हूँ तो वो मैं आपकी कर दूंगा। मुस्कुराओ। 8,000 की सैलरी में तुम जैसे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3,000 रुपये का रूम लोगे, 3,000 रुपये का खाना खाओगे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, 10,000 का कैलकुलेशन चल रहा था, 8,000 पे चर्चा चल रही है। तो वैसे बहुत ही, मैं मतलब कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि तुम्हारे घर के बहुत जिम्मेदार बच्चे होंगे। अगर सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती तो 10,000 में नौकरी करने के लिए अपने 18 साल के बच्चों को कोई भेजता नहीं। तो किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू या ज़रूरत ही होती है। जहाँ हमारा मन नहीं होता हम वहाँ भी बैठ के काम करते हैं और हिस्सा बने रहते हैं उस चीज़ के। तो लाइफ सबको उतनी ही मिली है, इसी लाइफ के अंदर जीना है, इसी में से हैप्पीनेस निकालनी है। तो जिन चीज़ों को पसंद करते हो उनके लिए भी समय निकालो ज़िंदगी के अंदर, और कुछ नया सीख सको, कुछ ऐसी चीज़ को अपने अंदर अचीव करो जिससे तुम और बढ़िया पैसा कमा सको, कुछ सीखने मिले। अगर तुम यहाँ 4 साल 5 साल दे रहे हो और 1,000-2,000 की सैलरी बढ़ रही है, तो तुम वैसे ही बेटा अपना कीमती समय खो रहे हो जो कभी रिटर्न नहीं आएगा इस एज के अंदर में। तो ऐसी किसी भी चीज़ को जानना हो या कुछ भी मदद चाहिए हो, तो मेरे चैनल पे जब भी ये अपलोड होता है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आता है हमारा। कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रखो और बढ़िया बातचीत किया करो। और अगर खुद से आगे रह के बातचीत करोगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। किसी से मिल नहीं पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लिख के डाल दो, हमें मिलना नहीं है, हम जो हेल्प बनेगी उस पर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। जो मदद बनेगी मदद कर देंगे, समस्या नहीं है। जहाँ तुम अकेला महसूस करोगे बाहर से आके कि हम भोपाल शहर में खड़े हैं, कोई तुम्हें जानता नहीं है, कौन तुम्हारी हेल्प करेगा वाली कहानी है, तो उस जगह पे मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम चिंता मत करो। जहाँ भी हमारे खड़े रहने से तुम्हारा कोई भला हो रहा होगा, हम वहाँ निसंकोच खड़े हो जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई बात ऐसी है जो हम बताना चाहेंगे? नहीं, हमने सब बता दिया। आप अपने राइट्स के लिए लड़ो, नहीं बनता है तो आप संपर्क करो, तो हम आपको बताएंगे क्या करना है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो कांटेक्ट ज़रूर करना, हम लोगों के साथ में बातचीत करना, और कभी ग्रुप गैदरिंग में बैठो और मिलना चाहो और इनके सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहो तो हम हेल्प कर पाएंगे तुम्हारी आगे की चीज़ों में भी, कि ज़िंदगी तुम्हारी इसमें एक, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक बात मैं और बता दूं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसमें आप अगर ये चीज़ें डिस्कस अपने ही स्टाफ से करोगे ना, तो वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। अरे क्या मतलब, घर चल रहा है ना अपना, तो उनसे डिस्कस मत करो, उनको भी आगे के लिए अप्रोच करो कि नहीं नहीं, मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, कंपनीज कैसी भी हो, बुरे समय में अगर कंपनीज हमको पैसा दे रही हैं जिस समय पे हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो हम उसको बुरा नहीं बोल सकते।
मैं इस परिस्थिति से कभी गुजरा हूँ, तो मैं आपकी स्किल्स पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ इसी समय पे। आपकी ज़रूरत है, आज आप काम चला रहे हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर कुछ ग्रो नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं बढ़ रही है, या उसी ज़िंदगी को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम्हारी ज़िंदगी वहीं कट जाएगी और तुम वहीं खड़े रहोगे। ये करो परिस्थिति के हिसाब से। तुम्हारे घर के ऐसे मजबूत खांधे हो कि जिस उम्र में मैं मेरे ही ऊपर ले लेता हूँ, मैंने काम नहीं किया है, तुम इतने ज़िम्मेदार हो अपने परिवार और अपनी खर्चों के प्रति कि तुम कम से कम मेहनत करके खुद अपना खर्चा चला तो रहे हो। जो मदद लगे बातचीत करो, बिल्कुल दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ मिलता है? हम लोग मिनाल रेसिडेंसी, 1.5 से 2 घंटे वॉक करते हैं वहीं पे, वहीं बैठना होता है, वहीं घूमना फिरना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर सेव करो। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।